हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम इस बुक को पढ़ेंगे प्रभावशाली सेलिंग के सूत्र, जिसके लेखक हैं जो जिराट। का पार्ट 1 है पराजित का अंत, विजेता की शुरुआत। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं पैदाइशी सेल्समैन हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह सच नहीं है। हो सकता है कि कुछ सेल्समैन, शायद अधिकतर सेल्समैन भी पैदाइशी होते हैं, लेकिन मैं सेल्समैन के रूप में पैदा नहीं हुआ था। सेल्समैन के रूप में पैदा नहीं हुआ था। मैंने तो खुद को सेल्समैन बनाया, अकेले, अपने दम पर, और जहां मैं था वहां से शुरू करते हुए। अगर मैं यह काम कर सकता हूं तो इसे कोई भी कर सकता है। इस कहानी को पढ़ते रहेंगे तो आप जल्द ही समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। बहुत से लोग गरीबी में शुरुआत करते हैं, लेकिन जहां मैं पैदा हुआ था वहां एक खास तरह की गरीबी थी, शायद वैसी ही जैसी आजकल अश्वेत और गरीबी होने पर होती है। मैं डेट्रॉइट के निचले पूर्वी इलाके में पैदा हुआ था। उन दिन यह इलाका लगभग इतावली था, लेकिन मैं इसे सिसिलीवासी कहता हूँ क्योंकि मेरे लिए इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे सिसिलीवासी होने पर गर्व है। यह बात है कि बहुत से लोग, जिनमें इटली के दूसरे हिस्से से आने वाले लोग भी शामिल हैं, हमारे साथ भेदभाव करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम सभी किसी तरह के अपराधी गैंग का हिस्सा हैं। अपने प्रबल गर्व के कारण मुझे अपने शुरुआत युवा जीवन में काफ़ी मुश्किल हुई और थोड़ी बहुत तो बाद में वर्ष में भी हुए। मैं हर उस व्यक्ति से लड़ने के लिए आतुर हो उठता था जो मुझे गैर कानूनी, अप्रवासी, डेंगू, घटिया या गाड़ियों में ग्रीस लगाने वाला लड़का कहता था। मैं जानता हूँ कि हर व्यक्ति किसी न किसी के प्रति पूर्वग्रह रखता है, लेकिन मुझे अपने खिलाफ पूर्वग्रह कभी अच्छा नहीं लगा। यही वजह है कि मैंने डेंगू या ग्रीस कहने वाले बहुत से लोगों से नाक में काफ़ी खून बहाया है। मुझे हमारे जो पहला घर याद है, उसके सामने वाली सड़क के पार एक कोयला आहत था। यहाँ 2 परिवार के मकान का ऊपरी फ्लैट था। आप सोचेंगे कि कोयला आहत के सामने रहना तो बहुत बुरा था, लेकिन इसका एक फायदा भी था। जब जाड़े के दिन में हालत वाकई खराब हो जाते थे और ठंड के मारे हम सभी कुल्फी जमने लगती थी, तो मेरा बड़ा भाई जिम और मैं सड़क पार करते थे और आहत के बाड़े के नीचे से रेंग कर अंदर घुस जाता था। इसके बाद मैं कोयले के ढेले अपने भाई की तरफ उछालता था, जो उनमें एक बोरे में भरता था। फिर हम कोयले का बोरा उठाकर घर ले आते थे और भट्टी में डाल देते थे। कई बार तो जलाने के लिए बस यही होता था, इसलिए हमें इस बात की भी कभी चिंता नहीं हुई कि यह कोयला शायद किसी दूसरे की संपत्ति था। तो मैं इस तरह के संसार में पैदा हुआ था। भट्टी खत्म होने में थी, लेकिन मुझे तहखाना एक दूसरे कारण से ज़्यादा याद है। यह मेरे पिताजी की प्रिय जगह थी, जहाँ वे मेरी पिटाई किया करते थे। जब वे मुझे याद है, यह सिलसिला चला आ रहा था। मेरे ख्याल से मैं ज़्यादातर छोटे बच्चे जितना ही अच्छा या बुरा था। मुझे और बाकी बच्चों में कोई खास अंतर नहीं था, इसलिए मैं
मैं कभी नहीं समझ पाया कि वे मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते थे और मेरी भाई या छोटी बहन के साथ ऐसा क्यों नहीं करते थे। लेकिन यह हकीकत थी, अधिकतर वे मुझे वहाँ नीचे ले जाते और एक पाइप से बांध देते थे। फिर वे चमड़े के एक बड़े पट्टे से मेरी पिटाई करते थे, जिस पर वे अपना उस्तारा पहना करते थे। शोर कोई भी बच्चा करे, पिटाई मेरी ही होती थी। तहखाने में नीचे ले जाकर वे मेरी पिटाई करते जाते थे और चिल्लाते हो जाते थे, तुम्हें किसी काम के नहीं हो, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम जेल जाओगे, इसी तरह की बातें। और मेरी को भी नहीं मैं कभी नहीं जान पाया कि उन्होंने मुझे ही क्यों चुना था। बहरहाल जब तक मैं घर में रहा, उन्होंने मेरी पिटाई करना कभी नहीं छोड़ा। ऐसे में कई बार मैं कुछ दूर दौड़कर नदी के पास वाले रेलवे यार्ड में पहुंच जाता था और वहां खड़ी मालगाड़ी में छुप जाता था। कभी कभार मैं मालगाड़ी के फर्श पर बिछे भूसे पर भी सो जाता था। लेकिन जब मैं घर लौटता था तो वे मेरी दोबारा पिटाई करते थे और मुझे बताते थे कि मैं नकारा हूँ, निकम्मा हूँ, कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा और अंततः जैक टाउन पहुंचूंगा। जब हैक्सन मिसिंग की जेल को यही कहते हैं, हैक्सन मिसिंग जेल को यही कहते हैं और हमारे इलाके के बहुत से लोग वहां जाते रहते थे। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप किसी ऐसे घर में बड़े हो और जिसमें आपके पिता मुखिया हो और वे आपको बचपन से ही बताते आ रहे हो कि आप कतई अच्छे नहीं हैं और यह बताते समय आपको बुरी तरह पीट रहे हो, तो आपको इस बात पर यकीन हो जाता है आखिर वे आपके एकमात्र पिता हैं, आपको छोटे से परिवार की एकमात्र सत्ता है और उनकी बात सही ही होगी। कुछ समय बाद मैं भी उनकी बात पर यकीन करने लगा। हालांकि बाद में मेरी माँ तहखाने में नीचे आती थी और मुझे कहती थी कि मैं दरअसल अच्छा लड़का हूँ। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी मदद तो मिलती थी, लेकिन वे पिता की तरह घर के मुखिया नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि हालांकि मैं माँ से प्यार करता था, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास हो गया था कि मैं कतई अच्छा नहीं हूँ और कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा। मैं इस बात पर बहुत लंबे समय तक विश्वास किया और इसका उस बात से बहुत सरोकार है जो मेरे साथ जीवन के अधिकतर समय हुआ था या जो मैंने अपने साथ किया। मैंने यह समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण वे मुझे नफरत करते थे और मुझे ही क्यों चुनते थे। आखिर वे अपनी सारी भड़ास मुझ पर ही क्यों निकालते थे। ये युवा अवस्था से सिसिली से आए थे, अशिक्षित, लगभग निरक्षर और गरीब। उनके खुद के पिताजी तानाशाह थे जो उन्हें गलतियां देते थे और पिटाई करते थे। पिताजी ने जब मेरी माँ से शादी की थी तब उनका उम्र 25 साल थी। मेरी माँ की उम्र तब सिर्फ 15 साल थी और मेरी नानी इस बात से खुश नहीं थी कि उनकी बेटी यह शादी करे जो करने जा रही है। किसी ने भी मुझे कभी नहीं बताया कि उन दिनों क्या हुआ था, लेकिन पिताजी और नानी के बीच एक शत्रुता शुरू हो गई जो पिताजी के मरने तक कभी खत्म नहीं हुई। पिताजी हमेशा हम में से किसी को भी जिसमें मेरी माँ भी शामिल थी, नानी से नहीं मिलने देते थे। हालांकि वे भी दो परिवारों के उसी मकान में रहती थी। मेरी माँ चुपके से तहखाने में चली जाती थी और कई बार दीवार के पार से उन्हें बातों
बातें कर लेती थी और मैं भी उसने मिलने जाता था क्योंकि हम बहुत घनिष्ठ मित्र थे। शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों ही के प्रति पिताजी की भावनाएं एक सी थी। जब भी पिताजी को पता चलता था कि मैं उनके दुश्मन से मिल रहा हूं तो एक बार फिर पिटाई, चिल्लाहट, चिल्ला, चोट और गाली गलौजें शुरू हो जाती थी। शायद आप अचरज कर रहे होंगे कि इस सब का बेचने से क्या लेना देना है। देखिए, इसका इस बात से बहुत लेना देना है कि आपके दिमाग में कैसे नज़रिया बोए गए हैं और मेरे दिमाग में जो जो बीज बोया गया था वह यह था कि मैं कतई अच्छा नहीं हूँ और मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊँगा। मैं इस बात पर यकीन करता था और मैं अपने पिताजी की बात को सही साबित करने जा रहा था। आखिर हर व्यक्ति से यही अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पिता के सम्मान करे और उनकी आज्ञा का पालन करे। लेकिन उनकी पिटाइयों और गलतियों की बदौलत एक और नज़रिया भी बोया गया था। यह उनके खिलाफ तीव्र क्रोध का भाव था। यह उन्हें गलत साबित करने की इच्छा थी ताकि वे मुझसे भी उसी तरह प्रेम करें जिस तरह वे मेरे भाई बहन से करते थे। कई बार एक नज़रिया सक्रिय होता था तो कई बार दूसरा, कई बार वे सब एक दूसरे से निष्क्रिय करते थे। पिताजी को कभी ज़्यादा काम नहीं मिल पाता था। आखिर मंदी का दौर चल रहा था और हम डेट्रॉइट में रहने वाले सिसिलीवासी थे। इसके अलावा वे किसी पेशे में माहिर नहीं थे, किसी में भी नहीं। अधिकतर समय वे नौकरी से बाहर रहते थे या PLWPL पर रहते थे। हम लगभग हमेशा कल्याणकारी सहायता पर रहते थे जिसे उन दिनों राहत कहा जाता था। और मुझे जो इकलौते सुख समय याद है वे क्रिसमस के आसपास के होते थे जब गुड फ्राइडे एक स्थानीय परोपकारी संस्था हमें लोगों द्वारा दान किए गए खिलौने का बॉक्स भेजती थी। अधिकतर वे खिलौने सेकेंड हैंड और मरम्मत वाले होते थे, लेकिन फिर भी हमारे लिए यह काफ़ी बड़ा रोमांचक था। और इससे भी बेहतर उनके दिन कपून थे जिनके बदले हम शहर के व्यापारी क्षेत्र में जाकर नए जूते की एक जोड़ी ले सकते थे। यह उन दिनों मेरे लिए बहुत बड़ा सौदा होता था। जब मैं तकरीबन 8 साल का था तभी से मैं काम करने लगा। हमारे घर के कुछ फारलाग दूर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। नदी के पास US रबड़ का टायर प्लांट था, एक बड़ी स्टोर फैक्ट्री थी, कुछ फर्नीचर फैक्ट्रियाँ थी। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और मैं ऐसे ही वीडियो आपको डालता रहूँगा, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ओके दोस्तों, देखिए इसमें कितना रोमांचक है दोस्तों। आप इसको जैसे जैसे पढ़ते हैं तो आपको रोमांच बढ़ता जाएगा। देखिए आगे सुनिए। और इसके अलावा अन्य प्लांट भी थे पूरे पूर्वी जेफरसन एवेन्यू पर। इन प्लांटों के करीब मजदूरों के लिए शराब खाने बने थे। मैंने जूते चमकाने वाले एक पेटी बनाई, फिर मैं कुछ ब्रश व पॉलिश खरीदी। मुझे याद नहीं है कि इसके लिए मुझे पैसा कहाँ से मिले थे और उन शराब खानों में जाकर जूते चमकाने लगा। अगर आप सोचते हैं कि अपने मुश्किल तरीके से पैसा कमाना है तो मैं आपको बता दूं कि उन घटिया सैलूनों के फर्श पर उकड़ू बैठकर चंद सिक्कों के बदले जूते चमकाना आपके उस काम की भी बराबरी कर लेगा जो भी आपने किया हो। मैं स्कूल के बाद दोपहर में शुरुआत करता था। जब फैक्ट्री की छुट्टी होने लगती थी मैं लगभग 1 मील तक
रोशन के आसपास के सभी बारों के में जूते चमका आता था। फिर मैं दोबारा दोबारा चक्कर लगाता था और कई बार तो तिबारा। मेरी कीमत 5 सेट थी। अगर मिल जाए कई बार तो मुझे 1-2 सेट की टिप भी मिल जाती थी, मगर पर्याय मुझे पुलिस के 2 सेट से ज़्यादा नहीं मिल पाते थे। कुछ समय बाद मैं कुछ करतब सिखा लिए, जैसे हवा में बरस उछालना और हाथ बदलना। फिर लोग मुझे पहचानने लगे और ज़्यादा टिप देने लगे। आपको बताना चाहूँगा कि उन दिनों 1 सेट में भी बहुत सारी कैडी खरीदी जा सकती थी और 5 सेट में एक डबल डिप आइसक्रीम कोन या एक सेर दूध आ जाता था। सड़क पर दूसरी तीसरी बार चक्कर लगाते समय मैं उन्हीं लोगों को थोड़ी शराब पी चूकने के बाद देखता था। मैं अपनी आंखों से देखता है कि शराब कुछ ही घंटों में लोगों का क्या हाल कर देती है। कई बार यह उन्हें ज़्यादा सहज और शायद ज़्यादा उदार बना देती थी, लेकिन अधिकतर यह कड़ी मेहनत की थी और उनके मन में शायद यह डर था कि उनकी नौकरियां जा सकती है। उन दिनों जितनी नौकरियां थी उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मजदूर थे। वे अपने गरीबी तथा दुखद अवस्था वाले घरों में जाने से पहले अपनी परेशानियां हल्की करने के लिए रुके थे। उन शराब खानों में काम करना बहुत महसूस था, लेकिन मैं रात को 10-11 बजे तक काम करता था। फिर मैं लगभग $1, कई बार तो इससे भी ज़्यादा के साथ घर लौटता था। यह सारा पैसा परिवार के पास चला जाता था। कई बार तो परिवार को मिलने वाला यही एकमात्र पैसा होता था। जब प्लांट बंद होता था या किसी दूसरे कारण मैं ज़्यादा धंधा नहीं कर पाता था और सिर्फ कुछ सेट लेकर घर लौटता था तो पिताजी मुझ पर चिल्लाते थे और मेरी पिटाई करते थे। उन रातों को मुझे घर लौटने में डर लगता था। तभी से मेरे दिमाग में अच्छा प्रदर्शन न करने का डर बैठ गया और मैं पॉलिश करने के लिए थोड़ी ज़्यादा देर तक रुकने की इच्छा करने लगा। यह काफ़ी घटिया किस्म का बचपन था, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भूलना चाहता। इसलिए मैं अपने ऑफिस की दीवार पर 9 साल की उम्र की एक बड़ी तस्वीर लटका रखी, जिसमें मैं घुटनों के बल बैठकर जूते चमका रहा हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि ताकि यह न भूल पाऊँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। मैं इसे नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे इस पर गर्व है। हेलो दोस्तों, अभी एक साइड का पड़ा है सर, और पार्ट 2 में आपको ये सुनते हैं तो देखते हैं कितना व्यू मिलता है। उसके बाद से मैं पार्ट 2 जल्द ही डालूंगा अगले एपिसोड में। और तब तक अभी आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 डालूंगा। और इसमें देखिए जो जिराट जो है कितनी गरीबी से शुरू किए थे। अपने आप को कभी कम नहीं आंकना चाहिए दोस्तों, कभी कम नहीं। हौसला तो कभी बिल्कुल हारना ही नहीं चाहिए दोस्तों, हौसला तो बिल्कुल हारना ही नहीं चाहिए दोस्तों। ओके।